क्यों इस व्यक्ति की सलाह के बिना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कोई भी फैसला नहीं लेता था। कैसे इस व्यक्ति ने दाऊद की गैंग को दुनिया की सबसे पावरफुल गैंग में से एक बना दिया था। कैसे ये व्यक्ति दाऊद का राइट हैंड बन गया। कैसे इसने दाऊद को एक इंटरनेशनल गैंगस्टर बना दिया। कैसे ये शख्स दाऊद का गैंग मैनेजर बन गया था और क्यों आज ये शख्स दाऊद का सबसे खतरनाक दुश्मन बन गया है। हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फॉर दाऊद की कंपनी के सीईओ रहे सदाशिव निकलजे उर्फ छोटा राजन की, और जानेंगे कैसे ये शख्स दाऊद के गैंग मैनेजर से आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बात है 1986 की, जब दाऊद इब्राहिम अपने घर मुंबई को हमेशा के लिए छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गया था। दुबई में उसने अपना नया बेस बनाया और धीरे धीरे वो अपने सभी धंधों को दुबई से चलाने की प्लानिंग में लग गया। इसके बाद उसने एक के बाद एक अपने सभी खास आदमियों को भी दुबई शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक था छोटा राजन, जिसने दुबई पहुंचते ही डी कंपनी को एक गैंग से एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनाना शुरू कर दिया। पूरी गैंग को उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया था जिसे क्राइम की दुनिया में कोई भी सोच नहीं सकता था। एक कंपनी की तरह उसने पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, जहां हर लेवल पर लोगों का अपना नाम और ओहदा था। उनकी पोजीशन फिक्स थी और राजन भी इस बात का खास ध्यान रखता था कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर लेवल के लोग अपने काम में खुश जरूर रहे। अपनी काली कमाई से अपने लोगों के लॉयर्स की फीस भरना, उनके हॉस्पिटल बिल, बेल के पैसे, यहाँ तक कि उनके घर वालों का भी ध्यान राजन रखने लगा था। इसी वजह से 90s आते आते डी कंपनी में 5000 लोग काम करने लगे और सब में डेडिकेशन ऐसा, वो सब के सब राजन के लिए जान तक देने को तैयार थे। कुछ लोगों का कहना है कि राजन एक सिपाही की तरह अपने नए मेंबर से शपथ दिलवाता था कि वो गैंग के प्रति वफादार रहेंगे। राजन ने डी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल माफिया ऑर्गेनाइजेशन में से एक बना दिया था। इसी बीच राजन ने दाऊद के स्मगलिंग बिजनेस को तो बढ़ाया ही, बल्कि उसने इसके अलावा भी कई अलग अलग धंधे भी शुरू किए। मुंबई में उस समय कोई ऐसा बिल्डर, ऐसा कोई रेस्टोरेंट, बार या ऐसा कोई पब नहीं था जो राजन को हफ्ता न देता हो। यहाँ तक कि उसने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी जबरदस्ती हथियाना शुरू कर दिया था। इन सब से मुंबई में डी कंपनी का नाम और दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन राजन की प्लानिंग और भी बड़ी थी। दाऊद की मुस्लिम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके राजन ने पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों के माफियाज के साथ रिश्ते बनाए। यही वो कारण था जिसकी वजह से दाऊद धीरे धीरे आईएसआई से भी जुड़ा और इसी कारण आज भी वो पाकिस्तान में महफूज है। राजन की इतनी खतरनाक प्लानिंग और उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन को देखकर दाऊद हैरान रह गया था, क्योंकि दाऊद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उसकी गैंग को इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता था। इसी कारण दाऊद ने राजन को अपना गैंग मैनेजर घोषित कर दिया। दाऊद हर छोटा बड़ा फैसला राजन से पूछ कर ही लेता था। यहाँ तक कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में ऐसी कोई डील नहीं होती थी जो राजन की मंजूरी के बिना की जाए, लेकिन राजन ये नहीं जानता था कि उसकी ये तरक्की कई लोगों को खलने लग गई थी। जी हाँ, राजन से जलने वाले लोग दाऊद से कहने लगे, राजन आपसे बड़ा बनना चाहता है भाई, कल कहीं वो आपको ही साइड ना कर दे। क्योंकि जहाँ एक तरफ छोटा राजन दाऊद का राइट हैंड माना जाता था, वही एक तरह से उसका लेफ्ट हैंड था छोटा शकील, जो कि राजन की तरक्की से जलने लग गया था। उसे नहीं पसंद था कि वो हर डील के लिए राजन की परमिशन ले। इस वजह से उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए। अब दाऊद ने भी शुरू में सारी बातों को नकार दिया, लेकिन फिर उन्होंने उसकी दुखती रग पर जोर दिया। जी हाँ, इब्राहिम पार्कर, जो दाऊद की सबसे प्यारी बहन हसीना पार्कर के पति थे, उनकी मौत का बदला। हुआ यह था कि दाऊद के दुश्मन अरुण गवली ने इब्राहिम पार्कर को मरवाया था, जिसके बाद से दाऊद गुस्से से पागल हो चुका था। वो बस इसी इंतजार में था कि राजन उसका बदला लेगा, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब राजन ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस मौके का फायदा उठाकर दाऊद के खास छोटा शकील और सोतिया ने दाऊद से कहा कि वो लोग उसका बदला लेंगे। और इसका नतीजा था 12 सितंबर 1992 को हुआ जेजे हॉस्पिटल शूटआउट, जहां पहली बार AK-47 जैसी बंदूकों से 500 से ज्यादा राउंड फायर किए गए थे। उस समय कई मासूम लोगों ने उस रात अपनी जान गंवा दी। इस बात से राजन बड़ा दुखी हुआ। इस घटना के बाद से अचानक उसे अपनी ही गैंग में पराया महसूस होने लगा था। इसके बाद जल्द ही 1992 में दाऊद ने अपने सबसे बड़े टेरर अटैक को अंजाम दिया था, जो था 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट। Getting in visuals from Mumbai when 1993 Mumbai blast convict Ibrahim Moose can be seen campaigning for the MBA candidate. लेकिन इस सारी प्लानिंग में भी राजन को अलग रखा गया था।
छोटा शकील ने गैंग मीटिंग्स में राजन को काफिर, जिसका मतलब होता है धोखेबाज, वो तक बुलाना शुरू कर दिया था और राजन के हिंदू होने की वजह से भी लोग उस पर कम भरोसा करने लगे। लेकिन इसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने राजन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, दाऊद के एक पार्टी में जाने से कुछ मिनट पहले राजन को एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि तुम्हारी सुपारी का ऑर्डर निकला है, भाई वक्त रहते ही ना भाग लो। यह सुनकर राजन का दिमाग सुन्न पड़ गया। आप खुद सोचिए, जिस दाऊद के लिए उसने सब कुछ किया वही उसको मारना चाहता था। इस कॉल के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे, क्योंकि उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था। और इसी कश्मकश में आखिर में उसने एक खतरनाक प्लान बनाया और वो सीधा पहुंचा इंडियन एम्बेसी में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एक एजेंट से मिलने, जिसको वो पहले से जानता था। दाऊद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसने जिस इंसान को 8 साल पहले अपने शातिर दिमाग की वजह से अपने साथ जोड़ा था, आज वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने चला था। उस समय दाऊद याद कर रहा था 8 साल पहले का वो राजन जो अपने दुश्मन को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। जी हाँ, 8 साल पहले का राजन, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि 1979 में मुंबई पुलिस ने ब्लैक में टिकट बेचने वालों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। और ऐसे ही एक दिन मुंबई के सरकार सिनेमा के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे सारे गुंडे भागने लगे। लेकिन एक गुंडे ने पलटकर पुलिस पर वार किया। उसने एक पुलिस वाले की लाठी छीनकर सबको मारना शुरू कर दिया और अकेले ही 5 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। यह था चेंबूर का राजन निकलजे, जो स्कूल की पढ़ाई छोड़कर लोकल गैंग्स के साथ छोटे मोटे क्राइम किया करता था। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने उसके लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड के दरवाजे खोल दिए। यहीं से उसकी मुलाकात हुई राजन नायर से, जो कि उस समय दाऊद का खास आदमी था। राजन भी खुद को राजन बुलाता था, जिससे उसका नाम पड़ा छोटा राजन और राजन नायर बन गया बड़ा राजन। छोटा राजन का मेंटर, उसका गुरु, पर 1 साल बाद ही अब्दुल कांजू ने गद्दारी कर बड़ा राजन की हत्या कर दी, जिसके बाद छोटा राजन ने गैंग की कमान संभाली। उसका उस समय सबसे बड़ा मिशन था अपने गुरु की मौत का बदला लेना और उसका दुश्मन था अब्दुल कांजू। उस समय राजन ने पुलिस प्रोटेक्शन के बीच ही कांजू पर 2 हमले करवाए, एक बार जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था और एक बार अस्पताल में। जब राजन ने ये हमले करवाए उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई भी इतनी शातिर प्लानिंग के साथ हमले नहीं करवाता था। इन 2 हमलों के बाद अब्दुल कांजू पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे किसी भी केस में अरेस्ट किया जाए। यहाँ तक कि जेल में भी वो रात भर डर से चीखता रहता था कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। लेकिन आखिर 4 साल बाद राजन ने अपना बदला पूरा किया। एक क्रिकेट फील्ड पर उसने अब्दुल कांजू को एक भयानक मौत दी। इसके बाद अपने इसी शातिर अंदाज और हार न मानने वाले जज्बे ने उसे दाऊद की नजरों में ला दिया, वही दाऊद जो आज उसे जान से मारना चाहता था। खैर वापस आते हैं इंडियन एम्बेसी में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एक एजेंट से राजन के मिलने वाली उस रात पर। वो रात इंडियन ऑफिशियल के लिए बहुत बिजी रात थी, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद के बाद नंबर 2 डॉन खुद उनके पास चल कर आया था। मुंबई पुलिस ने उस पूरी रात राजन को ग्रिल किया, उससे कई सवाल जवाब किए। मुंबई में सीनियर ऑफिसर्स के साथ कड़े डिस्कशन किए गए, नेगोशिएशन हुए। राजन का कहना था कि उसे दाऊद के सारे अवैध धंधे, उसके ठिकाने, गैंग मेंबर्स के नाम और पते, उसके खरीदे हुए पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन, सभी की जानकारी है। अगर उसे दुबई से बाहर सेफली पहुंचा दिया जाए तो वो उनका इन्फॉर्मर बन के उनको दाऊद का पूरा कच्चा चिट्ठा दे सकता है। और आखिर में कई नेगोशिएशन के बाद राजन का ऑफर मंजूर भी कर लिया गया। उस वक्त उसे एक नकली पासपोर्ट के जरिए बैंकॉक भेजा गया। कई सालों तक वो बैंकॉक में सुरक्षित रहा। इसी बीच धीरे धीरे वो अपनी नई जिंदगी में घुल मिल रहा था। लेकिन वही दूसरी ओर उसका गैंग अब भी मुंबई में एक्टिव था। दाऊद और राजन दोनों ने एक दूसरे की गैंग के इंपॉर्टेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उस समय मुंबई की गलियां एक तरह से जंग का मैदान बन चुकी थी। आए दिन वहां के रास्ते खून से लथपथ रहते थे। इसी बीच बैंकॉक में आराम की जिंदगी जी रहे राजन के घर पर एक दिन अचानक हमला हुआ। कई सालों की प्लानिंग और खोज के बाद शकील ने आखिर राजन को ढूंढ निकाला। उस हमले में राजन का सबसे खास आदमी मारा गया, उसकी बीवी जख्मी हुई, यहाँ तक कि राजन को भी पेट में गोली लगी थी। लेकिन जैसे तैसे वो बच निकला और इसके बाद पुलिस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। राजन पर हमले की खबर आंख की तरफ फैल गई। एक तरफ बैंकॉक की पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, एक तरफ मुंबई पुलिस उसे भारत ले जाना चाहती थी और एक तरफ दाऊद के लोग उसे मारना चाहते थे। लेकिन इन सब के बीच राजन दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। जी हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन के बाद भी वो उस दिन हॉस्पिटल से कैसे भागा, कहाँ गया, ये बात आज तक एक गहरा राज है। इसके बाद अगले कई सालों तक वो अलग अलग कई देशों में भागता रहा। कई लोगों का कहना है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी मदद कर रही थी, क्योंकि वो उन्हें दाऊद की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसने इसी बीच कई मर्डर भी करवाए, लेकिन आखिरकार उसे 2015 में बाली से अरेस्ट करके इंडिया लाया गया। उसकी अरेस्ट को सिक्योर रखने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि पुलिस का मानना था कि दाऊद आज भी उसे मारना चाहता है। आज की बात करें तो राजन फिलहाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 के एक स्पेशल सेल में कैद है। कहते हैं कि वो दाऊद से आज भी इतनी सिक्योरिटी में होने के बाद भी इतना डरता है कि वो कभी अपने सेल से बाहर भी नहीं आता।
उसके अरेस्ट होने के बाद से आज तक यानी लगभग 9 साल बाद भी किसी ने न उसे देखा है न उसके बारे में सुना है। लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले अप्रैल 2024 में कोर्ट ने उसे एक रिपोर्टर के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी थी और यही वो समय था जब मीडिया में उसकी 2 तस्वीरें सामने आई। यहीं से लोगों को पता चला कि वो अभी भी जिंदा है और सही सलामत है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज तक छोटा राजन दाऊद के खौफ में जी रहा है, क्योंकि उसे डर है कि दाऊद कभी भी उसके साथ कुछ भी करवा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।